कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने, तभी कहानी सुनने में मज़ा आएगा। और सुनने के बाद लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। निशा और अखिल अभी भी मिसेस कपूर को हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ईशानी की शादी मानो से कर देनी चाहिए। मानो तो निशा और अखिल को भी अच्छा लगता था, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ईशानी की शादी वो मानो से करेंगे। तभी अखिल ने कहा, आंटी, हम भी जानते हैं कि मानो एक अच्छा इंसान है, लेकिन अब कैसे उसकी शादी भाभी से कर सकते हैं? क्या वह ईशानी को ऐसे अपनाएगा? क्या वो भाभी को संभाल पाएगा? उसके इतना कहते ही मिसेस कपूर ने कहा कि वो पहले ही मानो से बात कर चुकी है और वो तैयार भी है। उनकी ये बात और भी ज़्यादा शॉकिंग थी। तभी उन्हें मानो आता दिखा। उसे देखकर अखिल ने उसे बैठने को कहा और उससे पूछा कि वो क्यों भाभी से शादी करना चाहता है। क्या वो भाभी की कंडीशन को जानता है? उसकी बात पर मानो कहा, जब मुझसे आंटी जी ने कहा तो मैंने सिर्फ इसलिए हाँ नहीं कही कि मुझे ईशानी जी पर तरस आ गया, बल्कि वो मुझे पसंद है। लेकिन मैं कभी भी उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं अपनाना चाहता हूँ। लेकिन मैं आप सबको यकीन जरूर दिलाता हूँ, मैं उनका एक सच्चा और अच्छा साथी बनकर दिखाऊंगा और उनके बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार दूंगा और उन्हें पूरा सम्मान दूंगा और हमेशा उसे ही अपना मानूंगा। मानो अपनी बात से सभी को इम्प्रेस कर रहा था। सभी इस बात के लिए मान गए थे और सभी खुश भी थे। अगर सबसे ज़्यादा कोई खुश था तो वो थी जो मानुषी और वाणी। मानुषी हमेशा से ईशानी को बहुत पसंद करती थी और अब वो उसकी भाभी बन जाएंगी। ये बात तो उसे खुशी से पागल कर दे रही थी। वाणी इसलिए खुश थी क्योंकि उसके हैंडसम अंकल अब उसकी मम्मी से शादी करने वाले थे। मानो बहुत खुश था, आखिर उसका प्लान जो कामयाब हो रहा था। अब बस ईशानी के हाँ कहने की देर थी और उसे हाँ कैसे करवानी है उसका इंतजाम भी उसने पहले से कर रखा था। वो आज बहुत खुश था और जैसे ही वो अपनी विला जाता है उसे कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि उसके कमरे का सीक्रेट रूम खुला हुआ था। और जैसे ही वो अंदर जाता है, अंदर खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और गुस्से से लाल भी। एक सुनसान सड़क पर एक गाड़ी जा रही थी जिसमें कुछ लोग एक लड़की को लेकर जा रहे थे। वो लड़की खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो। हालांकि वो लड़के उसके साथ कुछ गलत नहीं किए थे और ना ही करने वाले थे, लेकिन कुछ तो था जो उस लड़की को बहुत दर्द दे रहा था। तभी एक ब्लैक कलर की कार, रेंज रोवर, आकर उनके सामने खड़ी हो जाती है, जिससे वो गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी से वो आदमी बाहर आते हैं और उनके सामने एक आदमी उस रेंज रोवर से निकल कर आता है, जिसका चेहरा मास्क से ढका था। वो सभी आदमी उसके सामने खड़े होकर कहते हैं, कौन है बे तू, और हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे की तूने? तू शायद जानता नहीं कि हम कौन हैं। चल हट हमारे रास्ते से। ये बोल वो उसे अपनी गन निकाल कर दिखाता है, लेकिन सामने वाले आदमी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। तभी दूसरा आदमी कहता है, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो मैं देखता हूँ। ये बोल वो आगे बढ़ता है और उस पर वार करने लगता है। उसके पहले वो आदमी अपना एक हाथ हवा में घुमाता है और उस आदमी का सर उसके धड़ से अलग होकर गिर जाता है। बाकी सब भी ये देखकर डर जाते हैं। तभी उनका जो लीडर था वो बोलता है, हमें बॉस का काम जल्दी करना है, हम इससे नहीं हार सकते हैं, सब साथ में हमला करो। उसके इतना कहते ही सब उसकी ओर बढ़ते हैं। वो आदमी एकदम शांत खड़ा था। वो सभी उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी सभी के कानों में दहाड़ने की आवाज़ आती। इसी के साथ एक और दहाड़ आती है। कोई कुछ समझ पाता तब तक उस आदमी के पीछे से दो गोल्डन शेर झपट कर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। दोनों उसके आगे ऐसे खड़े थे जैसे उसके अंगरक्षक हों। कुछ ही सेकंड में वो दोनों शेर उन सभी को खत्म करके अपने गर्दन के बालों को लहराते हुए आकर अपने बॉस के सामने खड़े हो जाते हैं, जैसे पूछ रहे हो और कोई ऑर्डर। वो आदमी उन दोनों को एक तिरछी मुस्कान देकर गाड़ी की ओर बढ़ जाता है, जहां वो लड़की डरी हुई सीट के नीचे छिपी थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उस लड़की को बाहर आने का इशारा किया। वो लड़की डर से न सिर हिलाती है और
पीछे खिसकने लगती है। तभी वो आदमी अपना मास्क हटा देता है। उसका मास्क हटते ही वो लड़की हैरान हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है। वो हकलाती हुई कहती है, भाई आप। वैसे चुप रहने का इशारा करता है। फिर वो लड़की बाहर आती है, लेकिन उन शेरों को देखकर फिर डर से उसके पीछे छुप जाती है। इसलिए वो उन शेरों को इशारा करता है, जिससे वो वापस चले जाते हैं। वो वहाँ से जाकर उस लड़की को लेकर गाड़ी में बैठता है और सिर्फ इतना कहता है, कंट्रोल दिस सिचुएशन। वहीं दूसरी ओर मेंशन में मिस्टर कपूर और मिसेस कपूर के साथ अखिल और निशा भी ईशानी के कमरे में बैठे थे। ईशानी ने बाड़ी को अपनी गोद में लिए बैठी थी और सभी की ओर देखकर कहती है, आप सब यहाँ, ऐसी कोई बात है क्या? उसकी बात पर मिस्टर कपूर कहते हैं, ईशु बेटा, हमने आज तक कभी तुम्हें किसी बात के लिए फोर्स नहीं किया। तुम्हें हर बात की आज़ादी थी। तुम हमारा बिजनेस नहीं संभालना चाहती थी, हम मान गए। तुम डॉक्टर बनना चाहती थी, हम मान गए। तुमने राहुल से शादी की बात की, हमें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, फिर भी हमने तुम्हारी बात मानी। लेकिन आज हम तुमसे एक गुजारिश करना चाहते हैं। हमारी उम्र हो चुकी है और हम तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बच्ची ज़िंदगी भर ऐसे दुख में रहे। क्या तुम हमारी एक बात मान सकती हो? ईशानी को ना जाने क्यों, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने अटकते हुए कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बोलिए। उसकी बात पर मिसेस कपूर ने कहा, ईशु, हम चाहते हैं कि तू शादी कर ले। इतना सुनना था कि ईशानी गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी, आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं? मैं दूसरी शादी कर लूँ, भूल जाऊँ अपने अर्थ को, किसी और को अपना लूँ? माँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगी। उसकी बात पर सभी ईशानी को सभी समझाने लगते हैं। यहाँ तक कि बाड़ी भी बोल रही थी, मम्मा आप कर लो ना शादी, अंकल बहुत अच्छे हैं। उसके मुंह से अंकल सुनकर ईशानी उसे देखने लगी तो निशा ने कहा, ईशु, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? क्या तू नहीं चाहती कि तेरे बच्चे को पिता का नाम मिले? उसकी बात पर ईशानी ने कहा, मेरे बच्चे के पास उसके पिता का नाम है और वो है अथर्व रायचंद, समझी तू? सभी ने देखा ईशानी नहीं मान रही है तो मिसेस कपूर ने पास पड़ी हुई ट्रे में जिसमें फ्रूट्स और नाइफ रखी थी, उसमें से नाइफ को उठा लिया और उसके गले के पास रखकर कहती हैं, देख ईशु, या तो तू इस शादी के लिए मान जा, नहीं तो मुझे मरते देख, क्योंकि तुझे ऐसे देखकर रोज रोज घुट घुट के मरने से तो अच्छा है मैं एक बार में ही मर जाऊं। उन्हें इस तरह से देखकर सभी हैरान थे। ईशानी भी डर गई। वो अपनी माँ से चाकू को हटाने की जिद कर रही थी, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। अंत में ईशानी को हार मानना पड़ा और वो मजबूरी में हाँ बोल देती है। उसके हाँ बोलते ही वो चाकू हटा लेती है और ईशानी को गले लगा लेती है। वहीं खड़े किसी को भी ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सभी जानते थे कि इसी में ही उसकी भलाई है। उन सभी के जाने के बाद ईशानी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके वहीं बैठकर रोने लगती है। आज वो खुद से हार गई थी। ऐसे ही दिन निकल गए और 2 दिन बीत गया। इस बीच ईशानी किसी से बात नहीं कर रही थी। सभी ने सोचा उसे कुछ टाइम लगेगा। ईशानी और मानो की शादी की तारीख निकालने पंडित जी आ गए थे। उन्हें भी मानो ने भेजा था, जिन्होंने कहा कि आज से 3 दिन बाद का मुहूर्त है, जिसे सुनकर सभी ने दूसरी तारीख के लिए कह दी। उन्होंने कहा कि अब 2 साल तक इन दोनों की कुंडली के हिसाब से कोई मुहूर्त नहीं है। मानो ने सबकी ओर देखकर कहा, आप सब लोग तीसरे दिन की डेट फिक्स कर दीजिए। उसकी बात पर निशा ने कहा, लेकिन बाकी की रस्में? तो मानो ने कहा कि अगर बाकी की रस्में करेंगे तो शायद ईशानी को और हर्ट हो, और वो नहीं चाहता है कि उसे हर्ट हो, और रस्मों का होना ईशानी से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सभी उसकी बात से खुश थे कि वो ईशानी को इतना समझ रहा है। तभी अखिल ने उससे पूछा कि मानुसी 3 दिन से नहीं दिख रही है। तो मानो का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। निशा के पूछने पर उसने बताया कि वो वापस चली गई है। माँ नहीं चाहती है कि वो उसके साथ रहे। अखिल ने पूछा, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसकी माँ उसके पिता को छोड़कर किसी अमीर आदमी के पास चली गई थी। उस समय मानुसी छोटी थी और वो 10 साल का था। उसने अपनी माँ को छोड़कर अपने पिता को चुना था, इसलिए वो उसे पसंद नहीं करती हैं और उन्होंने मानुसी को भी उससे अलग कर दिया। ये सब कहते हुए वो बहुत ही उदास लग रहा था। सभी को उसकी बात से बहुत दुख हुआ, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद मानो वहाँ से चला गया। जब वो वापस आया तो उसके सामने एक
एक आदमी खड़ा था। उसे देखकर मानो कहता है, क्या हूँ? तो वो कहता है, सर वो। मानो गुस्से से, क्या हुआ, बोलो जल्दी। उसकी इतना कहते वो आदमी बोलता है, सर वो एक्सीडेंट हो गया और कोई नहीं बचा, वो भी नहीं। ये सुनकर मानो हिल जाता है और सोफे पर गिरकर कहा, मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, तुमने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था छोटी। कोई बात नहीं, शतरंज में रानी को जीतने के लिए कुछ प्यादों को मारना पड़ता है। ये बोल वो अपने कमरे में चला जाता है। 3 दिन बाद अतर्क का मेंशन दुल्हन की तरह सजा हुआ था। चारों तरफ मेहमानों का जमावड़ा भरा हुआ था। हॉल के बीच में एक खूबसूरत सा मंडप बना था। वहीं पर निशा, अखिल पूरी तैयारियों में बिजी थी। साथ में मिस्टर कपूर और मिसेस कपूर भी काम करवा रहे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। वहीं मंडप में मानो एक क्रीम कलर की शेरवानी में बैठा था और होती हुई रस्मों को देख रहा था। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वो जो करना चाहता था वो हो रहा है। उसने अपने मन ही मन से खुद से कहा, बस कुछ घंटे और फिर तुम मेरी हो जाओगे और तुम्हें अपना कैसे बनाना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। अब सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि अथर्व रायचंद की सारी प्रॉपर्टी भी मेरी होगी। बस कुछ देर। और ये बोलकर वो मन ही मन शैतानी हंसी हंसने लगा। वहीं पास में बाड़ी बैठी थी। जब मानो ने उसे देखा तो ना जाने क्यों बाड़ी के चेहरे का रंग उसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मानो को उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस ईशानी चाहिए थे। उसने पूरा प्लान बना रखा था कि कैसे वो ईशानी और पूरी प्रॉपर्टी को अपना बनाने के बाद सभी एक साथ खत्म कर देगा। वहीं ईशानी के कमरे में ईशानी एक पिंक कलर के लहंगे में बैठी थी। आज वो एक नई दुल्हन के श्रृंगार में थी। खूबसूरत ज्वेलरी और ब्राइडल मेकअप में वो बला की खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आंखों से खुशी कहीं रूठ गई थी। उसके हाथों में उसकी और अथर्व की फोटो थी। उसने उस फोटो पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए अर्थ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे ये सब हमारे अपनों और हमारे बच्चे के लिए करना पड़ रहा है, लेकिन ईशानी के दिल में, रूह में, धड़कन में और सांसों में सिर्फ अर्थ का नाम है और उसे कोई मिटा नहीं पाएगा। ईशानी आपकी थी और आपकी रहेगी। कोई भी नया रिश्ता हमारे रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकता है। जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो उसे भी आपका नाम और पहचान भी मिलेगा और हमेशा वो अथर्व राय के नाम से ही जाना जाएगा। ये बोल उसने अथर्व के फोटो को चूम लिया। इसी के साथ उसकी आंखों से कुछ बूंदें अथर्व के चेहरे पर गिर गईं। वो अथर्व के चेहरे को अपनी आंखों में बसा ही रही थी कि उसे कुछ एहसास होता है, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही वो अपनी नज़रें उठाती है वो डर जाती है, क्योंकि उसके पीछे एक आदमी खड़ा था जिसने खुद को पूरी तरह से कवर किया हुआ था। उसने एक ब्लैक आउटफिट पहनी हुई थी। उसका चेहरा ब्लैक कलर के मास्क से ढका था। अगर कुछ दिख रहा था तो वो थी उसकी आंखें। ईशानी खड़ी होकर कहती है, कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? ये बोल वो भागने लगती है, लेकिन सामने वाला आदमी फुर्ती से उसे पकड़कर उसके मुंह को बंद कर देता है। ईशानी खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगती है, लेकिन नहीं छुड़ा पाती। जैसे ही ईशानी की नज़र उस आदमी की आंखों पर जाती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है। इसी के साथ वो बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल जाती है। ईशानी को बेहोश देखकर वो आदमी उसे अपनी बाहों में उठाकर जहाँ से आया था वहीं से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो मिरर पर कुछ लिख कर जाता है। नीचे पंडित जी कहते हैं, कन्या को बुलाइए। उनके इतना कहते ही निशा और मिसेस कपूर ईशानी के कमरे की ओर जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो कमरे में कदम रखती हैं उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ईशानी कमरे में नहीं थी। उन दोनों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी उनकी नज़र सामने मिरर पर पड़ती है। वो शब्दों को पढ़कर दोनों परेशान हो जाती हैं। निशा जल्दी से भागकर नीचे जाती है और अखिल से कहती है जो सब उसने कमरे में देखा। अखिल उस समय मानो के पास ही बैठा था, इसलिए उसने भी सब सुन लिया। कुछ ही सेकंड में वो दोनों भागती हुई ईशानी के कमरे में पहुंचते हैं तो वो मिरर में पर लिखा था, ईशानी इज़ ओनली माई राइट, सी इज़ ओनली माइन एंड आई एम टेकिंग हर अवे। ये मैसेज पढ़कर तो मानो का दिमाग ही खराब हो गया। उसने गुस्से से टेबल पर लात मारते हुए कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरी ईशानी को मुझसे दूर करने की? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोल उसने अपना फ़ोन उठाया और अपने आदमी से ईशानी को ढूंढने को कहा। फिर वो खुद भी निकल गया। बाकी सभी उसके इस रूप से हैरान थे, क्योंकि आज तक वो जैसे सबके सामने प्रिंटेड करता आया है वो उससे बिल्कुल अलग था। और उसने ईशानी की मेरी ईशानी कहा,
बल्कि वो तो हमेशा ऐसा कहता था कि वो ईशानी से शादी सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे ईशानी और इस परिवार की चिंता है, और वो उसके बच्चे को अपना नाम देना चाहता है ताकि वो दुनिया में आए तो उसके सर पर पिता का साया हो। लेकिन आज का बिहेव तो कुछ और ही बता रहा था। सभी ने इस बात को इग्नोर किया क्योंकि ईशानी को ढूंढना अभी जरूरी था। वो प्रेग्नेंट थी और इस हालत में उसका किडनैप होना दोनों के लिए खतरा था। सभी परेशान थे। अखिल भी उसे ढूंढने जा चुका था। मानो ने अपने सारे आदमी लगा दिए थे ईशानी को ढूंढने में। अपने मकसद के इतना पास आकर वो हार नहीं सकता था, वो किसी ऐसे से जिसे वो जानता ही ना हो। वहीं दूसरी ओर एक बड़े से विला में वो आदमी जिसने ईशानी को किडनैप किया था, वो उसे लिए हुए अंदर आ रहा था। उसका चेहरा अभी भी मास्क से ढका हुआ था और ईशानी उसकी गोद में बेहोश थी। वो ऐसे चल रहा था जैसे कोई राजा हो। उसके दोनों तरफ दो शेर जो बिल्कुल साफ सुथरे और गोल्डन कलर के थे, वो चल रहे थे जैसे वो उस आदमी के बॉडीगार्ड हो। वो पूरा विला एक हाई सिक्योरिटी से लैस था। वो आदमी ईशानी को लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाता है और एक कमरे में एंटर करता है। उसके कमरे में जाते ही वो दोनों शेर कमरे के दोनों ओर बैठ जाते हैं और जैसे उसकी निगरानी कर रहे हो। वो आदमी ईशानी को ले जाकर बेड पर लिटा देता है और उसके चेहरे के आंसू को पोंछने लगता है। फिर अपने एक हाथ से अपना मास्क हटाता है। इसी के साथ ईशानी भी होश में आ जाती है और अपने सामने के शख्स को देखकर शॉक हो जाती है। ईशानी अपनी बड़ी बड़ी भरी आंखों से सामने बैठे शख्स को देख रही थी, जैसे वो यकीन करने की कोशिश कर रही हो कि जो वो देख रही है वो सच है। तभी वो शख्स ईशानी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे पर एक लाइट किस करता है। इसी के साथ ईशानी की आंखों में ठहरी नमी उसके गालों पर लुढ़क जाती है। वो उससे दूर होकर कहता है, क्या अभी भी यकीन नहीं हुआ कि मैं ही हूँ? उसकी यह बात सुनते ही ईशानी झट से उसकी बाहों में समा जाती है और जोर जोर से पपक पपक कर रोने लगती है। वो शख्स भी उसे अपनी बाहों में समा लेता है, उसे रोने देता है। वो धीरे धीरे उसके सर को सहलाते जा रहा था। ईशानी उससे कहती है, कहाँ चले गए थे आप मुझे छोड़कर? आप जानते हैं ना, आपके बिना मैं नहीं जी सकती। तो क्यों किया ऐसा? क्यों अर्थ? जी हाँ, ये कोई और नहीं, हमारा हीरो अथर्व रायचंद ही है। अथर्व भी उसके सर को सहला रहा था। फिर वो उसे खुद से दूर करके कहता है, प्लीज़ यीशु, रोना बंद कर दो। तुम जानती हो ना, इस हालत में तुम्हारा रोना सही नहीं है हमारे बच्चे के लिए। ये बोल वो उसके पेट पर अपना हाथ रख देता है। उसकी बात सुनकर ईशानी फिर से उसके गले लग जाती है। ईशानी अपना सर हाँ में हिलाती और कहती है, अर्थ, आप ठीक है? ये बोल वो उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगती है। अथर्व उसके चेहरे को सहला रहा था और कहता है, तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम तो मेरी सांसों में बसती हो। जब तक तुम हो तब तक ये अथर्व भी है, तुम्हारा अर्थ। ये बोलकर वो उसे अपने सीने से लगा लेता है। ईशानी उसके सीने से लगे अपने सुकून को महसूस कर रही थी, जो उसने इतने समय से नहीं किया था। तभी वो कहती है, अर्थ, जब आप ठीक थे तो वापस क्यों नहीं है, और आज ऐसे क्यों? आपको पता है, आपके गैर मौजूदगी में मैं क्या से क्या हो गया। निशा ने अपना बच्चा खो दिया, और इसके आगे वो कुछ कहती उसके पहले ही उन्हें शेर की दहाड़ और इसी के साथ एक चीख भी सुनाई दी। इसे सुनकर ईशानी कुछ कहती उसके पहले अथर्व बोल पड़ा, फिर से नहीं। ईशानी कहती, क्या हुआ? और ये आवाज़? अथर्व कहता, तुम चलो बताता हूँ। ये बोल वो उसे लेकर कमरे से बाहर आता है तो सामने का नज़ारा देखकर ईशानी शॉक्ड हो जाती है और डरकर अथर्व के पीछे छुप जाती है। वहीं दूसरी ओर अखिल और मानव ने अपने सारे सोर्सेज कर लिए थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ईशानी को कौन और कहाँ लेकर गया है। मानव गुस्से से पागल हो रहा था क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब बस होने ही वाला था कि ये सब हो गया। वहीं निशा के कमरे में अखिल और निशा बैठे थे। बाड़ी वहीं सो रही थी। निशा भी बहुत परेशान थी। अखिल को भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन टोन बजती है। वो देखता है कि एक अननोन नंबर से उसे एक वीडियो भेजी गई है। जैसे ही वो उस वीडियो को देखता है वो कहता है, सिम्बा और जिस्पर, लेकिन ये दोनों तो। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो खुद से कहता है, इसका मतलब है कि वो जिंदा है। और वो ही भाभी को ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है। निशा उसे देखकर कहती है, अखिल, भाभी का कुछ पता चल रहा है और तुम ऐसे स्माइल कर रहे हो? उसकी बात पर अखिल उसे खींचकर अपने गले लगा लेता है और धीरे से उसके कानों में कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर निशा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उनमें आंसू भी आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अथर्व अपने सामने के नज़ारे को देख रहा था, जहाँ उसका शेर सिम्बा आराम से बैठा था, जैसे उसे किसी से कोई मतलब ही ना हो।
और वहीं दूसरा शेर जिस पर गुस्से से सामने खड़ी लड़की को घूर रहा था और उसके सामने खड़ी लड़की भी अपने कमर पर हाथ रखे वैसे ही घूर रही थी। आसपास जूस और सैंडविच के साथ कुछ फ्रूट्स भी गिरे हुए थे। अथर्व अपना सर पीट कर कहता है, क्या हो रहा है यहाँ? उसकी इतना कहती ही वो लड़की कहती है, भाई समझा दीजिए अपने इस पिल्ले को, मेरे सामने ना आया करे। उसकी इतना कहते ही सामने खड़ा जिस पर खुद के लिए पिल्ला सुनकर एक और दहाड़ मारता है, जिस पर सामने खड़ी लड़की उसके सर पर टपली मार कर कहती है, जिस पर के बच्चे अपनी चोंच बंद कर, मैं कोई डरती नहीं हूँ तुझसे। वहीं ईशानी आंखें फाड़े उस नज़ारे को देख रही थी, क्योंकि सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि मानुसी थी, जो एक शेर से ऐसे लड़ रही थी जैसे वो कोई शेर नहीं बल्कि बच्चा हो। तभी अथर्व की आवाज़ आती है, क्या तुम दोनों अपना नाटक बंद करोगे और बताओगे कि यहाँ हुआ क्या था? ईशानी कहती है, अर्थ ये दोनों शेर यहाँ और मानुसी? अथर्व और मानुसी दोनों ही ईशानी की ओर देखते हैं, तो साथ ही सिम्बा और जिस्पर भी। अथर्व कहता है, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, पहले इन दोनों का मैटर सॉल्व करूँ। पता नहीं क्या करूँ इन दोनों का, एक शेर है और लड़की, लेकिन दोनों ऐसे लड़ते हैं जैसे कुत्ते और बिल्ली। ये सुनकर जिस्पर और मानुसी दोनों का मुंह बिगड़ जाता है और सिम्बा ऐसे अपने बालों को लहराता है जैसे उसे सुनकर बहुत मज़ा आया हो। अथर्व ईशानी को वहीं हैरान सा छोड़कर उन दोनों जस्पर और मानुसी के पास जाकर कहता है, अब क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? उसकी बात पर मानुसी कहती है, भाई मैं नहीं लड़ रही, आपका ये जिस्पर ही है जो मुझे परेशान करने चला आता है। मुझ मुझे जैसे ही पता चला कि भाभी आई हैं, मैं उनके लिए नाश्ता ला रही थी। मुझे पता है उन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया होगा और उनको ऐसी कंडीशन में भूखा रहना ठीक नहीं है, लेकिन इस जिस्पर के बच्चे ने मुझे डरा दिया और मेरे हाथ से ये प्लेट गिर गई। मैं कह रही हूँ भाई, आप इसे समझा दो, नहीं तो मैं इसे ले जाकर सर्कस वालों के पास छोड़ाऊंगी। मानुसी के मुंह से खुद को सर्कस की बात सुनकर जिस्पर को गुस्सा आ गया और वो जोर से मानुसी की ओर दहाड़ता है, लेकिन मानुसी उसके सर पर चपत लगाकर कहती है, मुंह बंद कर अपनी चूजा। उसकी बात पर जिस पर अथर्व की ओर देखता है जैसे कह रहा हो, देख लो अपनी इस लाडली बहन को, कैसे ये मुझे अजीब अजीब नाम दे रही है। अथर्व ने उन दोनों को देखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम दोनों कब सुधरोगे? फिर उसने जिस्पर को देखकर कहा, जिस्पर तुम क्यों मानुसी को परेशान करते हो? जिस्पर उसे ऐसे देखता है जैसे कह रहा हो, दोस्त दोस्त ना रहा। इसके बाद वो सिम्बा के पास जाकर बैठ जाता है। मानुसी कहती है, थैंक यू भाई। उसके इतना कहते ही अथर्व उसे कहता है, तुम भी कुछ कम नहीं हो। मुझे पता चला तुमने सुबह उसके मिल्क में चॉकलेट मिला दिया था और मीट की जगह वाटरमेलन रख दिया था। ऐसे में तुम कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वो तुमसे फ्रेंडशिप करेगा? उसकी बात पर मानुसी कहती है, सॉरी भाई, मैं बस थोड़ी मस्ती कर रही थी, बट आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जिस्पर ने जब सुना तो उसने अपना सर ऐसे ऊंचे कर लिया जैसे उसे अथर्व की बात पर प्राउड फील हो रहा हो। अब तक ईशानी भी समझ गई थी कि उसे इन सीरों से कोई खतरा नहीं है। वो अब सही से खड़ी थी। अथर्व ने मानुसी से कहा, तुम ईशु के पास चलो, नाश्ता मेड ला देगी। उसके इतना कहते ही मानुसी भागकर ईशानी के पास आती है। ईशानी अभी भी उसे देख रही थी। ईशानी ने मानुसी को देखकर कहा, मानुसी तुम यहाँ कैसे? तुम तो ऑस्ट्रेलिया वापस चली गई थी ना, अपनी माँ के पास, क्योंकि तुम्हारी माँ मानो को पसंद नहीं करती थी, तो यहाँ कैसे? वो आगे कुछ कहती की तरफ कहता है, तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, पहले इन दोनों से मिलो। ये है सिम्बा और जिस्पर। ईशानी उन दोनों शेरों को देखती है जो उसके सामने खड़े थे। ईशानी को अचानक से कुछ याद आता है, जैसे उसने ये नाम पहले भी सुना है। तभी वो कहती है, मतलब ये वही ट्रेंड कार्ड हैं जिनके लिए आप उस दिन। ईशानी की बात पर अथर्व को याद आता है कि एक दिन अथर्व ने उसके सामने ही अपने आदमियों पर गुस्से से चिल्लाया और कहा कि उसके गार्ड सिम्बा और जिस्पर को कुछ नहीं होना चाहिए। अथर्व ने याद आते ही कहा, हाँ ये वही है। ईशानी ने कहा, लेकिन ये दोनों तो। उसकी बात पर अथर्व कहता है, ये दोनों तब से मेरे साथ हैं जब ये दोनों सिर्फ 2 दिन के थे। उसकी बात पर ईशानी उसकी ओर देखती है तो अथर्व कहता है, तुम्हें शायद नहीं पता, लेकिन मेरे दादाजी एक बहुत बड़े वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के रिसर्चर और डॉक्टर थे। उस समय जिस जंगल में वो अपने काम पर थे, मैं भी उन्हीं के पास अपनी छुट्टियों में गया था। तब एक शेरनी जो प्रेग्नेंट थी और उसे किसी ने गोली मार दिया था। दादाजी ने पूरी कोशिश की लेकिन उसे नहीं बचा पाए, लेकिन उसने इन दोनों को जन्म दिया और तब से ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों उसी जंगल में उस समय अपनी ट्रेनिंग में थे, जो
जो उस खाई में पड़ता था। आज मैं सही सलामत हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों का हाथ है। ईशानी ने जब ये सुना तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इंसान को अपना खाना समझने वाला एक जानवर एक इंसान की जान भी बचा सकता है। उसके मन में उन दोनों के लिए बहुत प्यार आ रहा था। उसने झुककर उन दोनों को का सर सहलाया। वो दोनों भी अपना सर ईशानी के पैरों में रगड़ने लगे, जैसे उन्हें भी ईशानी बहुत पसंद आई हो। आएगी भी कैसे नहीं, वो भी अथर्व की पसंद, और उन्हें लेडी बॉस पसंद तो आनी ही थी। उन दोनों को ईशानी से ऐसे प्यार से पेश आते देखकर मानुषी ने कहा, भाभी इन दोनों को इतना भी प्यार ना जताओ। ये सिम्बा अच्छा है, लेकिन ये जिस पर बहुत ज़्यादा चंट है। ज़्यादा प्यार पाकर और बिगड़ जाएगा। तभी ईशानी ने कहा, लेकिन मानुषी यहाँ कैसे? उसके इतना कहते ही मानुषी के चेहरे पर मायूसी छा गई, जिसे ईशानी अच्छे से महसूस कर रही थी। वो उसके पास आई तो मानुषी उसके साइन से लग गई और रोने लगी। ईशानी को कुछ समझ नहीं आया। वो कुछ कहती कि उन्हें किसी की आवाज़ आई। यही तो हम भी जानना चाहते हैं। इस आवाज़ को सुनकर सभी जब उस ओर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। ईशानी अभी भी उस तरफ देखकर हैरान थी, क्योंकि वहाँ पर इस समय अखिल, निशा और वाड़ी के साथ खड़ा था। वाड़ी तो दौड़कर आई और अथर्व की गोद में चढ़ गई और अपनी बाहें उसके गले में लपेट कर बोली, बड्डी आप ठीक हो? आप कहाँ थे इतने दिन तक? पता है मैंने आपको बहुत मिस किया, और मम्मा भी आपकी फ़ोटो को लेकर आपके लिए बहुत रोती थी। उसकी बात सुनकर अथर्व ने उसे अपने साइन से लगा लिया और कहा, कुछ नहीं बेबी, मैं बस हाइड एंड सीक खेल रहा था, लेकिन अब वापस आ गया हूँ ना, अब कभी नहीं जाऊँगा। उसके बाद अथर्व की नज़र निशा पर पड़ी, जो भरी आंखों से उसे देख रही थी। अथर्व ने उसकी ओर देखकर कहा और अपनी बाहें फैला दी। निशा एक पल के लिए रुकी और फिर दौड़कर आई और अथर्व की गले लग गई और बहुत जोर जोर से रो रही थी। अथर्व उसका सर सहला रहा था। इस बीच अगर किसी ने सबसे ज़्यादा कुछ खोया था तो वो थी निशा। उसने अपना बच्चा खो दिया था, जो किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। अथर्व उसका सर सहलाते हुए कहता है, बस कर बच्चा, अब रोना नहीं है। जिसने तुझसे तेरी खुशियों को छीना है उसे मैं बहुत ही बेरहम मौत दूंगा, इतना कि उसकी रूह भी कांप जाएगी। कुछ देर बाद अथर्व के साथ सभी हॉल में बैठे थे। वहीं सिम्बा और जिस्पर इस समय बाहर अपनी अपनी मांद में थे। सभी अथर्व की ओर देख रहे थे। ईशानी ने पूछा, जब आप ठीक थे तो हमारे पास आने की बजाय इस तरह से क्यों रह रहे थे, और इस तरह से मुझे यहाँ क्यों लाए? आप सामने से क्यों नहीं आ रहे थे? उसकी बात पर अथर्व ने कहा, जिसने ये सब किया था मुझे उसका बदला लेना था, लेकिन सबसे पहले उसका मकसद जानना था, और जैसे मैं जान गया तुम सबके सामने आ गया। हमारे दुश्मन को उसकी सज़ा देने, जिसकी वजह से ये सब हुआ है, जिसकी वजह से मेरी बहन ने अपना बच्चा खोया, अखिल ने अपनी खुशियाँ और पूरे परिवार ने इतना सब सहा। उसकी बात पर निशा ने कहा, लेकिन भाई सांची तो मर चुकी है, हमने उसकी लाश खुद देखी थी, तो अब कौन है जो ये सब कर रहा था? उसके ये कहने पर सभी अथर्व की ओर देखने लगे, क्योंकि सभी इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे। अथर्व ने सबकी ओर देखा और कहा, सांची तो बस मोहरा थी, असल खिलाड़ी कोई और था। उसके ऐसा कहने पर सभी ने पूछा, कौन? तो मानुषी ने कहा, मानो भाई, जिन्हें भाई कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। मानुषी के मुंह से ये सुनकर सभी दंग रह गए, क्योंकि मानो ने इस बीच सभी के ऊपर ऐसा जादू किया था जिससे किसी को भी ये सुनकर झटका लगना स्वाभाविक था। अखिल ने कहा, लेकिन ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसकी बात पर अथर्व उन्हें बताने लगता है कैसे क्या हुआ। फ्लैशबैक, जब सांची अथर्व को लेकर उस खाई में गिरी थी तो दोनों ही घायल अवस्था में थे, लेकिन दोनों जिंदा थे। तभी अथर्व ने देखा कि कुछ आदमी आकर सांची के सामने खड़े होते हैं। उनमें मानो को देखकर अथर्व शॉक हो जाता है। तभी उसे सांची की आवाज़ आती है। सांची कहती है, मानो तुमने कहा था कि मैं अथर्व को लेकर जब खाई में गिरूंगी तब तुम नेट से हम दोनों को बचा लोगे और अथर्व मेरा हो जाएगा और ईशानी तुम्हारी। ये सुनकर अथर्व शॉक रह गया, लेकिन अभी उसे और जानना था। अथर्व के सर पर चोट लग गई थी, उसका चेहरा खून से भीगा था, लेकिन वो अपनी हिम्मत बनाकर सब सुन रहा था। तभी उसे मानो की आवाज़ आती है। मानो सांची पर हंसते हुए, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी लड़की के लिए अथर्व रायचंद ईशानी को छोड़ देगा? ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है मिस सांची। अथर्व कभी भी तुम्हें नहीं मिलेगा, और उसके रहते मुझे ईशानी, इसलिए मैंने तुम्हें और अथर्व दोनों को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, जिसमें
तुम थी मेरा मोहरा, अब तुम और अथर्व दोनों मरोगे और ईशानी मेरी होगी। ये बोलकर उसने सांची का सर तब तक पत्थर पर मारा जब तक वो मर ना गई। ये सब अथर्व देख रहा था। मानो ने सांची को मरने के बाद अपने आदमियों से अथर्व को ढूंढने को कहा। जैसे ही उन सबकी नज़र अथर्व पर पड़ी, अथर्व अपनी आंखें बंद किए लेटा था और हल्की बेहोशी में जा रहा था। वो उसके पास पहुंचते उसके पहले ही कुछ ऐसा हुआ कि मानो और उसके आदमी सभी डर से पीछे हटने लगे। अथर्व ने जब अपनी आंखें हल्के से खोली तो उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ गई, जिसे कोई भी नोटिस नहीं कर पाया क्योंकि अथर्व का चेहरा पूरी तरह से खून से भीगा था। मानो ने अपनी गन निकाली और शूट करने को हुआ कि एक और बार सभी हैरान हो गए। इस बार मानो भी डर गया। मानो के सभी आदमी वहां से डरकर भाग गए। मानो का भी यही हाल था, वो भी वहां रुका नहीं और वो वहां तुरंत भाग गया। इस समय अथर्व के सामने दो खूंखार शेर खड़े थे, जिन्हें देख के वो सभी वहां से भागे थे। उन सभी को लगा कि वो दोनों शेर अथर्व को खा गए होंगे और बाद में जब पुलिस आई तो उन्हें भी यही लगा कि अथर्व को वो दोनों शेर खा गए होंगे, क्योंकि वहां अथर्व उन्हें नहीं मिला, बस कुछ खून ही मिला। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि वो दोनों शेर अथर्व के हैं, जो उसी जंगल में ट्रेनिंग के लिए छोड़े गए थे, जो कि सिम्बा और जिस्पर थे। मानो और उसके आदमियों के जाने के बाद सिम्बा और जिस्पर के लिए जो अथर्व के बॉडीगार्ड्स वहां होते थे, वो सभी अथर्व को लेकर चले गए। जब अथर्व को होश आया तो उसे पहले सभी बात पता चली कि ईशानी की हालत क्या हो गई है और वो प्रेग्नेंट है, और निशा के साथ हुए हादसे के बारे में भी उसे पता चला। फिर अथर्व ने अपने कुछ आदमी मानो के आदमियों के साथ मिला दिए और उसे सारी बात पता चल गई। मानो के बारे में मानो अथर्व से बदला लेना चाहता था और उसकी नज़र ईशानी पर शुरू से थी और उसने ही सांची के साथ मिलकर सारी प्लानिंग की थी। अब अथर्व ने अपना प्लान शुरू किया, जिसमें मानो को लग रहा था कि वो जीत गया है, लेकिन अथर्व से जीतना कोई मामूली बात थोड़ी ही थी। फ्लैशबैक एंड। सभी अथर्व की बात सुनकर हैरान थे। तभी अथर्व ने आगे कहा, मानो ने अपना दांव खेलने के लिए यही नहीं किया, बल्कि ईशानी की माँ मिसेस कपूर को भी हिप्नोटाइज का यूज़ किया, जिससे वो वही करती गई जो वो चाहता था। उन्होंने ईशानी को मजबूर किया कि वो मानो से शादी के लिए हाँ बोल दे। ईशानी को अब जाकर समझ आया कि उसकी माँ उसकी शादी मानो से अचानक से करने के लिए इतना क्यों डेस्परेट थी। सभी को यकीन नहीं हो रहा था कि मानो ने इतना बड़ा खेल खेला। तभी निशा ने मानुसी की ओर देखकर कहा, और मानुसी यहाँ कैसे? उसकी बात पर मानुसी ने कहा, मैं यहाँ उसी शख्स की वजह से हूँ जिसे दुनिया मेरा भाई कहती है, जो भाई के नाम पर धप्पा है। मुझे कभी समझ नहीं आया कि माँ अपने ही बेटे से इतना नफरत क्यों करती है, क्यों मुझे अपने भाई से दूर रहने को कहती है। लेकिन अब समझ गई हूँ कि वो सब जानती थी उनके बारे में। जिसने अपनी सगी बहन को अपने रास्ते से हटाना चाहा, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? निशा ने कहा, मतलब? उसकी बात पर मानुसी कहती, एक दिन मैं भाई से कुछ बात करने उनके कमरे में गई तो वो नहीं थे, लेकिन उनके कमरे में मुझे एक सीक्रेट कमरा मिला। जहाँ मैं उसमें गई, मुझे झटका लगा, क्योंकि वो पूरा कमरा ईशानी भाभी की फ़ोटोज़ से भरा पड़ा था और उसमें जहाँ भी अतर भाई के साथ उनकी फ़ोटोज़ थी, उसमें अतर भाई के चेहरे पे कट लगा था। मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा। तभी मानो भाई भी वहाँ पहुँच गए और मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने गुस्से में मुझे सब बता दिया, और ये सब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ईशानी भाभी को पाने के लिए किया। मुझे तब पता चला माँ क्यों उनसे नफरत करती है। जब मैंने कहा कि मैं उनकी असलियत सभी को बता दूंगी तो उन्होंने मुझे अपने आदमियों को सौंप दिया और मुझे यहाँ से दूर भेजने को कहा, लेकिन अतर भाई ने मुझे बचा लिया और मैं यहाँ हूँ। सभी के सामने अब मानो की सच्चाई आ चुकी थी। अतर ने सभी की ओर देखा और कहा, निशा और अखिल, तुम दोनों वापस जाओ, लेकिन मानो को इस बारे में पता चलना नहीं चाहिए। निशा ने भी हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से दोनों बाड़ी के साथ चले गए। कमरे में जब अथर्व आया तो उसे ईशानी उसे बैठी हुई कुछ सोचते हुए दिखी। वो उसके बगल में बैठ गया और कहा, क्या सोच रही हो? लेकिन ईशानी उसके गले लग गई और रोने लगी। पहले तो अथर्व को समझ नहीं आया, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि वो क्यों रो रही है। अथर्व ने उसे शांत कराया और उसे कुछ खिलाकर सुला दिया। वो जानता था कि ये दिन ईशानी के लिए कितने स्ट्रेसफुल थे और इस हालत में उसका इतना स्ट्रेस लेना सही नहीं है, इसलिए उसने उसे आराम करने देना चाहिए। जैसे ही ईशानी सो गई, अतर वहाँ से चला गया। जब वो बाहर आया तो उसे वहाँ पर कोई खड़ा दिखा, जिसे देखकर उसने कहा, तुम्हारा काम कब तक होगा?
जिस पर उसने कहा बस हो गया है, मुझे एक लीड मिली है, जल्द ही उसका सारा सच बाहर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें अपने प्लान पर फोकस करना होगा। अथर भी हाँ में सिर हिला देता है। फिर वो उसके साथ मिलकर प्लानिंग में डिस्कस करने लगता है। वो अपने सामने बैठे आदमी से कहता है, मुझे ये सब बस 3 दिन में चाहिए, उसके लिए जो हो सकता है करो। सामने वाला आदमी भी हाँ में सिर हिला देता है। जैसे ही वो बाहर जाने लगता है, उसे वहाँ ईशानी दिखती है और अथर्व के साथ के आदमी को देखकर वो हैरान रह गई। वो कहती, तुम यहाँ कैसे, और अथर्व के साथ तुम तो। अथर्व भी ईशानी को जगा हुआ देखकर हैरान हो जाता है। ईशानी अभी भी हैरानी भरी नजरों से अपने सामने खड़े इंसान को देख रही थी, जो कोई और नहीं बल्कि विराज था। विराज को वहां देखकर ईशानी बहुत ही ज्यादा शॉक थी। वो उसकी तरफ देखकर कहती, तुम यहाँ कैसे हो। विराज अथर्व की ओर देखकर कहता है, तुम ईशानी को बताओ, मैं जाता हूँ, मुझे जरूरी काम है। ये कहकर वो वहां से चला गया। ईशानी उसे घूर कर जाते हुए देख रही थी। उसने कहा, इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे इग्नोर करने की, और बिना मेरे सवालों का जवाब दिए चला गया। इसे तो मैं, ये कहकर वो आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी अथर्व ने उसे पीछे से पकड़ लिया और कहा, उसे छोड़ो, और तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो सो रही थी ना। ईशानी ने उसकी ओर देखा और कहा, वो आप नहीं थे ना, तो मेरी नींद टूट गई और मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ चली आई, और यहाँ देखकर तो मैं खुद ही शॉक हो गई। ये विराज यहाँ कैसे, ये तो ऑस्ट्रेलिया में था ना। उसकी बात पर अथर्व ने कहा, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहकर वो ईशानी को अपनी गोद में लिया और वहाँ से उसे कमरे में ले जाकर बेड पर बैठा दिया। वहाँ बैठकर वो बोलता है, अब पूछो क्या पूछना है। उसकी बात से ईशानी कहती है, वही जो मैं तब से पूछ रही हूँ। तो अथर्व कहता है, मुझे विराज उस समय मिला जब मैं जख्मी हालत में यहाँ लाया गया था। जब मैं होश में आया था तो मुझे विराज मिला। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसे मेरे आदमियों ने किडनैप करके यहाँ लाया है। उसके बाद ईशानी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कहने लगी, क्या, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से उसे यहाँ लाया गया है। अदब ने कहा, नहीं, उसे ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि इंडिया से किडनैप किया गया है। वो अपने किसी केस के सिलसिले में यहाँ आया था और मेरे आदमी उसे किडनैप करके लेकर चले आए मेरा इलाज करने के लिए। उसकी ये बात सुनकर ईशानी को हंसी आ गई। फिर उसने कहा, आप लोग किस काम के बारे में बात कर रहे थे। अथर्व ने कहा, विराज को तो तुम जानती हो, वो भी एक अच्छा हिप्नोटाइजर है। उसके बाद तो ईशानी ने हाँ में सिर हिलाया। तो अथर्व ने कहा, वो यहाँ पर तुम्हारी मॉम को मानो के हिप्नोटाइज से बाहर निकालने के लिए गया है। मानो को सिर्फ वही बीट कर सकता है इस काम में। उसकी बात पर ईशानी ने हाँ में सिर हिलाती है। अतः फिर उसे सोने को कहता है, लेकिन ईशानी कहती है कि उसे भूख लगी है। उसकी बात पर अथर्व कहता है, बताओ तुम्हें क्या खाना है। उसकी बात सुनकर ईशानी की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहती है, मुझे टिक्की चाट खाना है और गोलगप्पे। उसकी बात सुनकर अथर्व अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए उसे देखने लगता है और कहता है, इतनी रात में तुम्हें टिक्की गोलगप्पे कहाँ मिलेंगे। उसके इतना कहते ही ईशानी अपने लोअर लिप को बाहर की ओर मटका लेती है और कहती है, मुझे वही खाना है। एक्चुअली मेरा नहीं, बच्चे का मन कर रहा है। वो अपना बेबी फेस बना लेती है और अपने पेट को सहलाने लगती है। अथर्व उसे देखकर नामे सिर हिलाता है और खुद से कहता है, पहले ये क्या कम थी जो अब बच्चे का सहारा लेकर और ब्लैकमेल करने लगी है मुझे। वो एक गहरी सांस लेता है और अपना फ़ोन उठाकर अपने एक आदमी से गोलगप्पे और चाट मंगवा देता है। वो ईशानी की ओर देखता है और कहता है, थोड़ी देर में तुम्हारे चाट और गोलगप्पे आ जाएंगे। उसकी बात पर खुश होकर ईशानी उसके गालों पर किस कर देती है। उसके ऐसा करते ही अथर्व के चेहरे पर चमक आ जाती है। वो कहता है, सिर्फ इतना ही। उसके इतना कहते ही ईशानी उसकी ओर ऐसे देखने लगती है जैसे उसे समझ ही नहीं आया हो कि अथर्व ने क्या कहा। अथर्व अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लिए अपना एक हाथ बढ़ाकर ईशानी को गले से पकड़ता है और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे स्मूथ किस करने लगता है। उसके इस तरह से एक्शन से ईशानी हैरान हो जाती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में अथर्व के होठों की हरकत ने उसकी आंखों को बंद कर दिया और वह अथर्व के उसे किस में खो गई। लगभग 15 मिनट बाद अथर्व को जब लगा कि ईशानी सांस नहीं ले पा रही है तो उसने उसके होठों को रिलीज कर दिया। उसके माथे पर एक लाइट किस करके कहा, अभी इतने से ही काम चला लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। नहीं तो तुम भी जानती हो मैं कैसा हूँ। ये कहकर वो अपना
आई विंक कर देता है। उसकी इस हरकत से ईशानी के गाल गुलाबी हो जाते हैं। दूसरी ओर अथर्व के मेंशन में मानव गुस्से से इधर उधर टहल रहा था। उसी के पास सोफे पर अखिल और निशा भी बैठे थे। उन दोनों ने अपने चेहरे को ऐसा बना रखा था जैसे वो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हों। लेकिन वो दोनों कितना परेशान थे ये तो वो दोनों ही जानते हैं। वो दोनों अंदर ही अंदर मानव के ऊपर हंस रहे थे, लेकिन उन्हें उसके ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। तभी एक आदमी अंदर आता है और मानव से कहता है, सर हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि वो आदमी कहाँ से आया था और किधर निकल गया, क्योंकि चारों तरफ हमारे आदमी फैले हुए थे। और तो और पूरे घर की सीसीटीवी फुटेज में भी वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। उस आदमी की ये बात सुनकर अखिल अंदर ही अंदर हंस रहा था और कहता है, तुम अथर्व को अभी जानते कहाँ हो मानो। उसने अपने घर को पूरी सिक्योरिटी से बनाया हुआ है। वो अपने घर को कहीं से भी रहकर ऑपरेट कर सकता है और उसके घर में निकलने के कितने रास्ते हैं और घुसने के कितने रास्ते हैं ये तो आज तक मैं भी नहीं समझ पाया। तो तुम क्या समझोगे? मानो ये सारी बातें सुनकर बौखला गया था। उसने अपने पूरे सोर्सेज लगा लिए थे, लेकिन ईशानी का कोई भी पता नहीं चला था। मानो की बौखलाहट हर समय के साथ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इतने दिन से वो जो प्लानिंग कर रहा था उसकी प्लानिंग उसके मंजिल के पहुंचने के कुछ ही क्षण पहले ही धरी की धरी रह गई थी। ईशानी के गायब होने से ना तो उसे ईशानी मिली, ना ही अथर की प्रॉपर्टी। अचानक से उसके दिमाग में कुछ क्लिक किया। उसने अपने आदमियों को देखा और कहा, मुझे वो 1 घंटे के अंदर अपने सामने चाहिए। मानो कि ये बात सुनकर निशा और अखिल की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। मानो वहाँ से अपने कमरे में चला गया। इन दिनों वो भी अथर्व के मेंशन में शिफ्ट हो गया था। उसके जाने के बाद अखिल ने निशा को देखा तो निशा ने कहा, ये मानो किसकी बात कर रहा था? उसकी बात पर अखिल ने कहा, राहुल की। राहुल का नाम याद करके निशा का चेहरा गुस्से से भर गया। उसे कुछ दिन पहले की बात याद आ गई जब वो ईशानी को लेकर उसके चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई थी। फ्लैशबैक। ईशानी और निशा हॉस्पिटल से निकल रही थी कि उसके सामने राहुल खड़ा उन्हें दिखाई दिया। वो दोनों इसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसने उनका रास्ता रोक लिया। निशा ने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई हमारे रास्ते में आने की? उसकी बात पर राहुल कहता है, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी ईशानी से बात करना चाहता हूँ। फिर वो ईशानी से कहता है, ईशु प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। मैं वादा करता हूँ तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैंने पास्ट में जो भी गलती की है उनकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। तुम मुझे माफ़ कर दो। ये बोल वो ईशानी का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। ईशानी ने उसकी ओर देखकर कहा, राहुल तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुमने जो किया क्यों किया इसलिए मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ। ईशानी के मना करने के बाद भी राहुल नहीं माना और ईशानी का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगा। उसने कहा, तुम बस मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी सारी नाराज़गी दूर कर दूंगा, तुम्हें अपने प्यार का यकीन दिलाऊंगा। निशा ने उससे ईशानी को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने निशा को धक्का दे दिया जिससे वो नीचे गिर गई। उसे नीचे गिरा देखकर ईशानी खुद को छुड़ाते हुए उसे धक्का दे रही थी और उसका हाथ छुड़ा देती है, लेकिन इस चक्कर में वो भी गिरने को होती है। ईशानी ने डर से अपना हाथ अपने पेट पर रख लिया, लेकिन वो गिरती उसके पहले ही मानुषी ने उसे संभाल लिया। निशा भी डर गई थी, लेकिन मानुषी को देखकर वो कुछ शांत हुई। मानुषी भी उन दोनों के साथ आई थी, लेकिन वो कुछ काम से रुक गई थी। निशा खड़ी होकर ईशानी को देखती है, तभी मानो के आदमी आ जाते हैं जिन्हें देखकर राहुल भाग जाता है। फ्लैशबैक एंड। निशा कहती है, मैं तो चाहती हूँ ये मानो उसे ख़त्म कर दे, इसी बहाने एक दुश्मन तो ख़त्म हो जाएगा। ये बोल वो अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद अखिल खुद से कहता है, अगर उस दिन मानो के आदमी इन दोनों के साथ थे तो वो पहले ही राहुल को क्यों नहीं रोके? कहीं वो कुछ होने का इंतज़ार तो नहीं कर रहा था? फिर उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो खुद से कहता है, कहीं वो ईशानी और अथर्व के बच्चे को तो। ये ख्याल आते ही अखिल गुस्से से भर जाता है। वहीं ईशानी कमरे में बैठे खाई जा रही थी और अथर्व उसे घूरे जा रहा था, क्योंकि ईशानी काफ़ी देर से चटर पटर खाए जा रही थी और अगर वो उसे मना करता तो वो रोने लगती थी। अथर्व समझ गया कि ये उसकी प्रेगनेंसी के फेसेस हैं जो उसे झेलने ही होंगे। वो एक गहरी सांस लेता है और ईशानी से कहता है, तुम्हारा खाना हो गया हो तो मेरे साथ चलो। ईशानी कहती है, कहाँ चलना है? अथर्व कहता है, तुम्हारे चेकअप के लिए। ईशानी को याद आता है कि आज उसे चेकअप के लिए जाना है, लेकिन
अभी अगर वो हॉस्पिटल गई तो पकड़ी जाएगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि अथर्व ने सारी तैयारी करवा रखी है। वो उसे लिए हुए विला के बैक साइड में चला जाता है। ईशानी वहाँ का हाल देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि अथर्व ने वो एरिया एक मिनी हॉस्पिटल में बदलवा दिया था। एक लेडी डॉक्टर अपनी टीम के साथ वहाँ मौजूद थी। डॉक्टर्स ने ईशानी का चेकअप किया और उसे अल्ट्रासाउंड के लिए ले गए। अथर्व भी वहीं था। डॉक्टर ने अथर्व को मॉनिटर स्क्रीन पर कुछ दिखाया और कहा, ये देखिए, ये जो डॉट्स दिख रहा है ना, ये बेबी है। उसे देखकर अथर्व की पकड़ ईशानी के हाथों पर कस जाती है। उसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद अथर्व ने ईशानी को कमरे में सुला दिया और डॉक्टर के पास जाकर रिपोर्ट्स के बारे में पूछने लगा। उसने ईशानी को ये बात पता चले उससे पहले ही अपना जानना चाहता था, क्योंकि उसे कुछ ऐसा पता चला था जो शायद ईशानी के लिए जानना सही नहीं था। अथर्व डॉक्टर के सामने बैठा। डॉक्टर ने उसे जो बताया वो सुनकर उसके गुस्से का पारा समय के साथ बढ़ते जा रहा था। डॉक्टर ने जब अथर्व का ये चेहरा देखा तो उसका हलक डर से सूख गया। अथर्व ने बस इतना कहा, मुझे किसी भी कीमत पर मेरी बेबी और बच्चा सही सलामत चाहिए। डॉक्टर ने उसे देखा और कहा, सर अभी बात ज़्यादा नहीं बिगड़ी है, हम आज से मैडम का इलाज शुरू कर देते हैं। अथर्व ने बस सर हिला दिया और वहाँ से ईशानी के पास आ गया। उसने देखा कि ईशानी सो रही थी। वो उसके पास आकर बैठ गया और अपना हाथ उसके पेट पर रखकर धीरे से कहता है, पापा आपको कुछ नहीं होने देंगे बेबी। ये बोलकर वो उसके पेट पर हल्का सा किस कर देता है, फिर ईशानी के सर पर किस करके वहाँ से बाहर आ जाता है। अथर्व जैसे ही कमरे से बाहर आता है उसे मानसी दिखाई देती है, जिसकी आंखों में आंसू थे। अथर्व उसे देखकर समझ गया कि वो जान गई है, इसलिए वो उसके पास जाकर कुछ कहता है उसके पहले ही मानसी उसके गले लग गई और रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, भाई मुझे यकीन नहीं होता कि वो इतना गिर सकते हैं। पहले मुझे लगा कि वो सब इसलिए कर रहे हैं कि वो भाभी से प्यार करते हैं, इसलिए उन्हें पाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर सकते हैं भाभी के आजन्मे बच्चे के साथ। इसी के साथ उसका रोना बढ़ गया। अथर्व भी जानता था कि अपने भाई के बारे में इतना सच उससे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। आखिर वो अभी बच्ची ही तो थी। उसकी उम्र ही कितनी थी, सिर्फ 19 साल। अथर्व ने उसे संभाला, उसे आराम करने के लिए उसके कमरे में भेज दिया। अथर्व कभी नहीं चाहता था कि मानसी को हर्ट हो, क्योंकि वो इनोसेंट थी। भले ही वो मानो की बहन थी, लेकिन अथर्व जानता था कि वो कैसी है और उसके लिए भी वो उसकी बहन जैसी ही थी। खून का नहीं, लेकिन दिल का रिश्ता था उसके साथ उसका। मानुषी को वो दिल से अपनी बहन मानता था। वहीं अखिल को भी यही बात पता चल गई। निशा ने उससे पूछा तो अखिल ने बताया कि मानो ने क्या किया है। ये सुनकर निशा का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसका मन कर रहा था कि वो मानो की जान ले ले, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकती थी। उसने किसी तरह खुद को शांत किया। इधर मानो अपने विला के बेसमेंट में बैठा था। उसके सामने राहुल को उसके आदमियों ने पकड़ रखा था। उसकी हालत ठीक नहीं थी। मानो ने उससे पूछा, बता ईशानी कहाँ है? जिस पर राहुल ने सिर्फ इतना कहा, वो मेरे पास नहीं है। लेकिन मानो को उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी एक आदमी आया। उसने बताया कि ईशानी जिस दिन किडनैप हुई उस दिन राहुल पूरे समय एक बार में था। उसके सामने उस दिन की फुटेज भी थी। मानो का गुस्से से पारा हाई हुए जा रहा था। आखिर आज तीसरा दिन था और ईशानी कहाँ है, ये बात अब तक पता ही नहीं चली थी। वहीं कोई था जो उसे इस तरह से देखकर डेविल स्माइल कर रहा था। अथर्व ने मानो के आदमियों में अपने कुछ आदमी भी ऐड कर दिए थे, जो उसके पल पल की खबर अथर्व को दे रहे थे। मानो ने अपना पूरा ध्यान इस समय सिर्फ और सिर्फ ईशानी को ढूंढने में लगा दिया था। उसे किसी और बात के बारे में अभी कोई भनक ही नहीं थी। पहले तो अथर्व ने उसे एक्सपोज करके पुलिस के हवाले करने को सोचा था, लेकिन अब जो उसने किया था उसके बाद तो अथर्व उसे अब जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। अगले दिन अथर्व ने ईशानी को ब्रेकफास्ट करवाया और उसे मानुषी के साथ छोड़कर वहाँ से विला के बेसमेंट में चला गया, जहाँ एक औरत को बांध कर रखा गया था। अथर्व ने देखा कि उस औरत का चेहरा कपड़े से ढका गया था। अथर्व जब उसके सामने गया तो एक आदमी ने उसका चेहरा खोला, लेकिन जैसे ही उस औरत ने अथर्व को अपने सामने बैठा देखा, उसका जैसे डर से खून ही सूख गया हो। अथर्व के सामने इस समय उसके घर की हेड सर्वेंट की बेटी बैठी थी। अथर्व के हेड सर्वेंट की कुछ महीने पहले ही मौत हो गई थी, इसलिए अथर्व ने उसकी पोजीशन पर उसकी बेटी को रख लिया था। अपने सामने अथर्व को देखकर उसके चेहरे पर डर से पसीने आ गए। उसने डरते हुए कहा, सर आप? अथर्व ने बस एक शब्द में जवाब दिया, क्यों किया ऐसा? सामने बैठी लड़की जिसका नाम रयाना था, उसने कुछ नहीं कहा, बस अथर्व को देखती रही। अथर्व को ना जाने क्यों, लेकिन कुछ अजीब लगा, क्योंकि सामने बैठी लड़की कुछ अजीब तरह से लग रही थी। अथर्व ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन
जैसे उसे कुछ खटका, उसने तुरंत एक लेडी बॉडीगार्ड को बुलाया और उसे चेक करने से कहा। वो लेडी बॉडीगार्ड ने राइमा को चेक किया। तभी उसे कुछ दिखा राइमा के गले के पास और उसने तुरंत वहाँ हाथ लगाया और अपना हाथ खींचा, जिससे राइमा के चेहरे का मास्क आ गया और सामने बैठी लड़की का असली चेहरा सामने आया, जिसे देखकर अथर्व शॉक्ड रह गया। आखिर कौन है उस मास्क के पीछे, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। और हाँ, कल इस कहानी का लास्ट भाग रहेगा, तो आप लोग सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।